ओके, वेलकम बैक। सो मैग्नेटाइजेशन कर्व हमारा अगला टॉपिक है, और जिसको कि हम हिस्टैरिसीस कर्व के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका पहला हिस्सा पढ़ते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या होता है, जो कि यहाँ से हम इसकी बेसिक समझ जाएंगे, और फिर उसका एक्सटेंशन है हिस्टैरिसीस का कॉन्सेप्ट, वो हम समझ जाएंगे। जरा से मुझे एक डायग्राम आपको बनाना बता के दिखाना है। जैसे हमने कहा था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर क्या होता है कि हम मान लेते हैं बहुत सारे डोमेन्स बने। जैसे सपोज ये हमने कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से कुछ डोमेन बना दिए। अभी जो डोमेन है हमारे, इसमें क्या होता है, मैग्नेट्स जो होते हैं वो एक खास तरह से, एटॉमिक मैग्नेट्स खास तरह से अरेंज होते हैं। सब जरूरी नहीं कि सबका ओरिएंटेशन एक ही जैसा हो, बस इनका ओरिएंटेशन जो होता है वो इस तरह से कुछ होता है कि नॉर्मल स्टेट में ये एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं। नॉर्मली स्टेट में एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं, इस तरह का कुछ होता है इसके अंदर। ओके, अब ये हमारा एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर ये डोमेन्स हैं, ग्रीन कलर की बाउंड्री डोमेन बाउंड्री है। अभी इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है। अब यहाँ पे कुछ लॉजिक ये है कि जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उसको हम नाम दिया है मैग्नेटाइजिंग फोर्स H। उसको हम नाम दे रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स H। और जब ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएंगे तो इसकी एनर्जी जब यहाँ सप्लाई होगी मटेरियल के अंदर, तो उसकी बाउंड्री चेंज होगी। बाउंड्री चेंज होने की वजह से क्या होगा, ये बाउंड्री आपस में मिक्स होंगी और मटेरियल के अंदर एक भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा या फ्लक्स डेंसिटी डेवलप होगी। तो अब क्या हुआ, शुरू में जैसे आपने पहले H0 लगाया था तो अंदर कुछ भी B नहीं था, तो ये वाला आपके एक्सिस देखो, यहाँ एक्सिस में B है Y पर और H जो है X पर है। तो शुरू में जो पॉइंट O है वो क्या दिखा रहा है कि देर इज नो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड फोर्स मैग्नेटिक फोर्स H, सो देर इज नो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B0। द मोमेंट आप H बढ़ाना शुरू करते हो तो क्या हुआ, जैसे आपने H लगाया, जैसे हुआ क्या कि ये जो डोमेन था ये ऐसे फैल गया और इसने इसको भी अपने में कैप्चर में ले लिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास इस रीजन के अंदर, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन था वो एक्सपैंड करके ऐसा हो गया। तो आपका मैग्नेटाइजेशन जो है वो यहाँ से बढ़ने लगा। फिर आपने H को और लगाया तो H की वैल्यू जैसे बढ़ी वैसे क्या हुआ, H ने बढ़ करके एक आध डोमेन और आगे कैप्चर कर लिए। तो भाई आपका जो डोमेन था वो अब इतना फैल करके इस तरह से हो गया। तो आप देखो मैग्नेटाइजेशन कर्व और बढ़ गया। तो जैसे जैसे आप H को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे मटेरियल के अंदर जो B है वो डेवलप होता जा रहा है, वो इस तरह से एक्सटेंशन हो रहा, फैल रही है बाउंड्री इंटरनली डोमेन की। और हम देखते हैं कि A से लेकर के B तक तो ये बिल्कुल लीनियर सा हो जाता है, यानी कि लगातार सब इसी के अंदर मर्ज होते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आती है कि इस पूरे मटेरियल के अंदर जब आप H को लगातार बढ़ाते रहते हो तो ये धीरे धीरे क्या होता है, जितने भी डोमेन हैं इन सारे डोमेनों को अपने कैप्चर में लेना शुरू कर देता है। तो आप H की एक ऐसी वैल्यू पहुंच जाते हो, आप H की एक ऐसी वैल्यू पहुंच गए जिस वैल्यू के बाद आप H तो बढ़ा रहे हो बट द B जो है वो अब फिक्स हो चुका है। B अब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, तो इसकी B की मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या मतलब है, मान लो इसके अंदर 500 डोमेन थे, सपोज 500 डोमेन थे, आपने बाहर से फोर्स लगाया, 100 मिले, उसमें से 500 में से 50 मिले, फिर उसमें 100 मिले, फिर 150 मिले, फिर 200 मिले, फिर 400 मिले, फिर 475 मिल गए। आप लगातार H बढ़ाते जा रहे हो, मोर एंड मोर डोमेन मर्ज होते जा रहे हैं, लेकिन थे तो केवल 500 ही, इनफाइनाइट तो थे नहीं। आप धीरे धीरे H की एक ऐसी वैल्यू पहुंच गए कि अब 500 के 500 मर्ज हो चुके हैं। अब आप कुछ भी कर लो, कितनों फोर्स लगा लो, कोई मर्ज होने के लिए बचा ही नहीं, तो क्या होगा, यानी कि वहां पर एक सेचुरेशन आ जाता है, जिसे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन सेचुरेशन। मतलब जितना चुंबकीकरण होना था हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, नाउ इट इज सेचुरेटेड। तो ये जो बिहेवियर होता है जहाँ हम मैग्नेटिक फोर्सेस को अप्लाई करते रहते हैं और मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन पहले बढ़ता है, फिर लीनियरली बढ़ता है और फिर एक समय के बाद बढ़ना बंद कर देता है, सेचुरेट हो जाता है। इस पूरे बिहेवियर की स्टडी हम जिस कर्व से कर रहे होते हैं प्यारों, उसी को हम नाम देते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व। दैट इज द मैग्नेटाइजेशन कर्व। तो आपका ये जो डायग्राम यहाँ पर है, ये डायग्राम इसी को शो कर रहा है। ये आपका मैग्नेटाइजेशन कर्व है और इस तरह से हमने उसको बनाने की कोशिश की। देखिए लिखा क्या है, a curve showing relationship between the magnetic induction density यानी magnetic flux density B and the magnetizing force H is called the BH curve, magnetization curve या hysteresis curve, ये इसके नाम है। फिगर 1 जो कि जिसके बारे में अभी तक हमारी बातचीत चल रही थी, इसमें लिखा है कि फिगर 1 रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटाइजेशन कर्व, क्योंकि ये बाहर से फोर्स लगा करके, बाहर से मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा करके मटेरियल के अंदर चुंबकीकरण करने की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है ग्राफ।
आप देखो द रीजन ओ ए, ये रीजन देखें, ये ओ ए रीजन है। द रीजन ओ ए शोज दैट मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इंक्रीजेज विद द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच। जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच लगाते हो उसके अंदर डेंसिटी बढ़ती है। ना फिजिकली दिस मीन, इसका मतलब ये है कि इंटरनल मैग्नेट्स यानी जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं ऑफ द मटेरियल अलाइन देमसेल्फ टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ एच। इसका मतलब मटेरियल के अंदर के वो जो डोमेन के अंदर स्पॉन्टेनियसली अरेंज जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं वो अपने आप को ओरिएंट कर रहे हैं, अपने आप को उस दिशा में लाने का प्रयास क्या ला ही रहे हैं जिस डायरेक्शन में बाहर से मैग्नेटिक फील्ड यानी एच लगाई गई है। फिर उसके बाद आप देखते हो रीजन ए बी आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है द रीजन ए बी इज ऑलमोस्ट लीनियर। इसका मतलब है दिस शोज दैट द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल मैग्नेटाइजेशन एट लार्ज स्केल, यानी बड़े पैमाने पर डोमेन्स जो है अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपस में मर्ज हो रहे हैं। फिर होता है क्या, बियॉन्ड पॉइंट बी एंड अप टू पॉइंट सी द फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीमेंट रिड्यूसेस एंड बी बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जरा हम डायग्राम में देखें बी के बाद और सी तक। अब देखो यहाँ पर अगर होना चाहिए तो यही ट्रेंड लगातार बढ़ते रहना चाहिए, नहीं, बी से धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाता है और सी के बाद तो ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। तो बी के आगे और सी तक पहुँचते पहुँचते ये जो पूरा मैग्नेटाइजेशन है, ये देखो लिखा है यहाँ पर इंक्रीमेंट रिड्यूसेस टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कहाँ लिखा था, लार्ज स्केल, हाँ, बियॉन्ड पॉइंट बी, दिस इज द बियॉन्ड पॉइंट बी एंड अप टू पॉइंट सी द फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीमेंट रिड्यूसेस एंड बी बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द एनी इंक्रीज इन एच। एच कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नाउ दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रीजन या प्रोसेस ऑफ द मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक सैचुरेशन की बात कहते हैं। और ये जो पूरा ग्राफ है जो कि बाहर से लगने वाले फोर्स के साथ मटेरियल के मैग्नेटाइज होने की प्रवृत्ति को दिखा रहा है, उसकी टेंडेंसी को शो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन कर्व। अब आगे जब बात चलेगी, अब यहाँ बात आगे क्या चल सकती है। आपने कहा ओके, यहाँ तो हमने सारी बात की कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो आप जब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हो तो आपका बी बढ़ रहा है, तो क्या अगर मैग्नेटिक फील्ड को घटाएंगे तो क्या बी इसी तरह से घटेगा। मतलब जिस रास्ते से बी बढ़ता हुआ जा रहा था इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है, तो क्या जब घटाएंगे तो क्या इसी रास्ते से घटता हुआ आएगा। सवाल का जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। और यहीं से इसी बात से हिस्टैरिसीस की बात यहाँ पर निकलती है। होता क्या है, जिस रास्ते से कर्व हमारा ओ से सी तक जाता है, यानी आपने एच लगाया और बी बढ़ा ओ से सी तक, जब आप एच घटाते हो तो उस रास्ते से वापस नहीं होता, इसका रास्ता बदल जाता है। लेट मी शो दिस। होता क्या है, आपने जब बढ़ाना शुरू किया तो इस रास्ते से गया, ये आपका एरो शो कर रहा है, लेकिन जब घटाना शुरू करते तो अपना रास्ता बदल देता है और रास्ता बदल के इस तरह से आता है, एक नया रास्ता ले लेता है। सी से लेकर के मान लो सी से आकर डी पे आ गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एच बढ़ी यहाँ तक, इस वैल्यू तक बढ़ी, उसका जब घटना शुरू होती है तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो जाती है, लेकिन जो बी होता है वो जीरो नहीं होता, वो जीरो से पहले यहाँ पे कहीं रुक जाता है। अब ये इतना हिस्सा क्या शो कर रहा है, इतना हिस्सा शो कर रहा है कि मटेरियल के पास अपनी फ्लक्स डेंसिटी बची हुई है। आपने एच को तो जीरो कर दिया, यानी बाहर से जो फोर्स लगा वो तो जीरो कर दिया, लेकिन अभी मटेरियल के अंदर की जो फ्लक्स डेंसिटी थी वो जीरो नहीं हुई है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि इसे सपोज हमने कहा कि बाहर से लगने वाला फोर्स, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक व्यक्ति है, आपने उसको बहुत भला बुरा कहा, तो भला बुरा कहने से उसके अंदर बड़ा ही गुस्सा डेवलप हुआ, बड़ा ही उसके अंदर दुख हुआ उसको, तो आपने उसको भला बुरा कहा, एच इज भला बुरा कहना, और उसके अंदर वो जो गुस्सा डेवलप हो रहा है दैट इज द बी डेवलप होता चला गया। अच्छा, फिर थोड़ी बाद आपको रियलाइज़ हुआ, अरे यार गड़बड़ हो गई, इतना नहीं कहना चाहिए था इसको। फिर आपने कहा भाई माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं बड़ा वो था ये था। तो आपने तो अपने हिसाब से कहा कि भाई मैंने उसको भला बुरा कहा और फिर मैंने उससे माफ़ी मांग ली, तो मेरा तो हिसाब क्लियर हो गया। बट उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने जो सुना था आपके मुंह से जब आप उसको भला बुरा कह रहे थे, तो आपके माफ़ी मांगने से थोड़ा सा वो ओके नॉर्मल तो हुआ, बट उसने अभी भी उसकी एक मेमोरी बनी रह गई कि आपने उसको ऐसा कहा था। नाउ दिस इज द मेमोरी इफेक्ट ऑफ द मटेरियल। आपने चुंबक लगाया और चुंबक लगा के हटा लिया,
इसके बावजूद भी मटेरियल ने अपने अंदर एक चुंबकत्व, एक मैग्नेटाइजेशन बचाए रखा। इट इज जस्ट लाइक मेमोरी की मेरे ऊपर कभी एक चुंबक लगा था और चुंबकीय क्षेत्र मेरे ऊपर अप्लाई हुआ था, तो चुंबक हटने के बावजूद भी मटेरियल के अंदर वो चुंबकीय गुण बना हुआ है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर एक रेस चल रही थी, पहले H बढ़ना शुरू हुआ तो B बढ़ना शुरू हुआ, H बढ़ा B बढ़ा, उसके बाद जब H कम होना शुरू हुआ तो B भी कम होना शुरू हुआ, जब H 0 हो गया लेकिन B 0 नहीं हुआ। तो अगर हम कह रहे हैं H और B के बीच में रेस चल रही थी कि भाई 0 चलो, दीवार को छू के वापस आओ, तो H तो चला, B भी चला, H पहुंचा, B पहुंचा, H वापस 0 पे आ गया लेकिन B 0 पे नहीं आया, तो ऐसा लग रहा B पीछे रह गया। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि B जो है वो लैग कर गया, पीछे रह गया, B इज लैगिंग बिहाइंड H। तो हम कह रहे हैं B लैग्स बिहाइंड H, ऐसा हम कह रहे हैं एक रेस के बारे में अगर बात करें। तो ये जो गुण होता है B लैग्स बिहाइंड H, मैं आपसे पीछे रह गया, इसी चीज को शायद ग्रीक वर्ड है ये, इसे हिस्टैरिसिस कहते हैं। हिस्टैरिसिस इज शोइंग दिस लैगिंग लीडिंग वाला इफेक्ट को हम हिस्टैरिसिस कहते हैं। देखिए इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये जो फिनोमेना है, देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। इफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपने मैग्नेटाइज कर दिया, इट रिटेन अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द मैग्नेटिज्म आफ्टर द मैग्नेटिक फोर्स हैज बीन रिमूव्ड। मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, उसके बाद अगर आपने मैग्नेटिज्म को 0 रिमूव कर दिया, फिर भी वो मटेरियल एक कंसिडरेबल अमाउंट को मतलब क्या होता है, एक अच्छा खासा, एक कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द मैग्नेटिज्म रिटेन कर रहा है। मटेरियल क्या कर रहा है, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पोर्शन मैग्नेटिज्म का रिटेन कर रहा है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So the phenomenon of lagging of magnetization या magnetic induction flux density behind the magnetizing force यानी H, यानी lagging of B behind the H is called the magnetic hysteresis। इसको हम magnetic hysteresis कहते हैं। इसके पीछे कारण मैग्नेटिक इफेक्ट है, अंदर के जो माइक्रोस्कोपिक एक्सचेंज फोर्स वगैरह वो सब होते हैं, बट अभी आपको ऐसे समझना है इसको। सो कंसीडर अ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल ओवर विच द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज अप्लाइड एंड चेंज इन बी इज टू बी ऑब्जर्व। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लीजिए लोहे का टुकड़ा ले रखा है, उसके ऊपर हम H अप्लाई करते हैं और फिर उसके अंदर जो B चेंज हो रहा है उसको हम देखते हैं। तो एक ग्राफ हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, दिस इज द बेसिकली हिस्टैरिसीस कर्व। सो अब हम क्या कहते हैं, लेट इनिशियली मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड देन ग्रेजुअली रिड्यूस टू 0। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये जो H है मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक्स एक्सिस पर, इसको हम 0 से लेकर के कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ाते हैं। ये कौन सी वैल्यू है, H मैक्स तक बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर से हम इसको घटा करके 0 कर देते हैं। तो हम मैग्नेटाइजिंग बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, उसको हमने बढ़ाया एक मैक्सिमम वैल्यू तक। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हमारा जो B है यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो सेचुरेट हो जाए। देखो सेचुरेट होने का मतलब जब आगे फिर ये जो कर्व ऐसे बढ़ रहा था वो ऐसे आगे न जाके ऐसे कांस्टेंट हो जाए, दिस इज कॉल्ड सेचुरेशन। और यहाँ तक पहुँचा दो, तो इतना आप H लगाओ कि आपका मैग्नेटिक सेचुरेशन आ जाए, ठीक है, और फिर आप H को 0 कर दो। तो आप क्या देखते हो, सो आप देखो यहाँ पर अगर समझ गए हो इससे पहले वाली बातचीत को, तो आप इस पढ़ के इसको और अच्छे समझ जाओगे। When H increases the flux density B increases। I hope you all are agree। H बढ़ाया B बढ़ा and follows the path OA। Now where is the path OA? This is the path OA। H बढ़ा B बढ़ा और ये पाथ OA, ये A है ना, यहाँ बिंदु A है, तो OA पाथ पर फॉलो हुआ। But when decreases, कौन decreases, H, but when H decreases the flux density decreases in a different path AC। तो जब हमने H को घटाया तो जिस OA रास्ते से हमारा B बढ़ा था घटा, तो ये AC रास्ता ले लिया, इस रास्ते से घटना शुरू हुआ। जिस रास्ते से बढ़ा था उस रास्ते से घटना नहीं शुरू हुआ, एक अलग रास्ते से घटना शुरू किया। सो डिफरेंट पाथ AC। सो अ पोर्शन OC इज represent on the curve is called the residual magnetism। तो देखो यहाँ पर जब रास्ता बदल गया तो हुआ क्या, रास्ता बदलने का असर ये हुआ बच्चों कि जिस रास्ते से देखो यहाँ से गया इस तरह से यहाँ पहुँचा और फिर वो इधर आ गया,
तो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ओ है, यहाँ एच जीरो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बी अभी जीरो नहीं है, बी की वैल्यू इतनी है। तो ये इतना हिस्सा जो ओ सी है, ये ओ है, ये सी है, ये हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? इस हिस्से को हम नाम देते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इसको हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। नाउ द पावर ऑफ रिटेनिंग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। तो किसी मटेरियल के अंदर जो रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन बचाए रखने की क्षमता होती है, इसे उसकी रिटेंटिविटी कहते हैं। रिटेंटिविटी मतलब एबिलिटी टू रिटेन द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ऐसे आप समझ सकते हैं। अच्छा, आपने कहा अरे ये तो हमें नहीं चाहिए था, ये जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म इसको हटाना चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप बड़ा अच्छा काम करोगे। आप क्या करो कि आप यहाँ पर ओ से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाओ। इससे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा रहे थे, अब आप मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ। आपको इतनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है। तो इससे क्या होगा, ये जो बी है वो इस रास्ते को फॉलो करता हुआ आकर के यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी जीरो हो गया, लेकिन उस समय आपको एच जो है वो एक निगेटिव डायरेक्शन में कुछ अप्लाई करना पड़ा। तो आपने कुछ एच अप्लाई किया जिससे कि मटेरियल का बी जीरो हो जाए। अभी जो एच अप्लाई हुआ है इसने क्या किया, पहले केस में अगर इसने मैग्नेटाइज किया था फर्स्ट केस में, तो दूसरे केस में ये डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एच रिवर्स द बी स्टार्ट टू डिक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट सी, व्हेन एच इज ओडी, वही लेफ्ट वाला पार्ट था, तो बी जीरो हो जाता है। सो दिस एच इज अप्लाइड magnetizing field required to neutralize the residual magnetism and is called the coercive force। तो ये जो अप्लाइड अपोजिट डायरेक्शन में एच अप्लाई किया, इसने क्या किया, इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, जो मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। और इस वैल्यू को, इस एच की वैल्यू को, जो कि बचे हुए मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए जरूरी होता है, उसको हम नाम देते हैं कोएर्सिव फोर्स। बिकॉज मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं, तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू है इसको हम कोएर्सिव फोर्स कहते हैं। So if demagnetizing H further increased up to H max value, the saturation in the magnetization observed in the reverse direction। अब हम क्या कह रहे हैं, हम रुके नहीं, मतलब हम रुके नहीं, हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पर सोचे, आपने H को इधर बढ़ाना शुरू किया तो जो मैग्नेटिज्म था वो घटना शुरू हुआ, H और बढ़ा, मैग्नेटिज्म और घट गया, H यहाँ पहुंचा, इतनी दूरी पे आए तो जो B था वो आपका जीरो हो गया। लेकिन आप H को और बढ़ा रहे हो, तो अब अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिज्म बढ़ रहा, आपने H को और बढ़ाया, मैग्नेटिज्म अपोजिट डायरेक्शन बढ़ा, आपने H को और बढ़ाया, यहाँ तक ले गए, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म सैचुरेट कर गया। तो जैसे यहाँ पर हो रहा था, जो व्यवहार आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा था इस तरफ, वही व्यवहार अब अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई पड़ रहा। फिर आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, जो मैग्नेटिज्म था उसको फिर से वापस जीरो तरफ लाना शुरू किया। तो फिर अब इस रास्ते से मैग्नेटिज्म गया, फिर आपने यहाँ लाया, यहाँ गया, फिर आपने एच को जीरो कर दिया, ये एफ पे आ गया, तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हो गया। फिर आपने ओ से इधर बढ़ना शुरू किया तो मैग्नेटिज्म इधर बढ़ा, फिर आपने एच को और बढ़ाया, फिर मैग्नेटिज्म जीरो हो गया, फिर आपने एच को और बढ़ाया, फिर मैग्नेटिज्म बढ़ा, फिर आपने एच को यहाँ तक ले गए, फिर मैग्नेटिज्म बढ़ा, फिर आप एच मैक्स तक ले आए, फिर मैग्नेटिज्म यहाँ हो गया, फिर आपने घटाया, वापस से घटना शुरू किया, फिर से ये ऐसे जा रहा है। तो इस तरह जैसे से आप कर रहे हो, तो ये आप देख रहे हो एक लूप, जो रास्ता है, एरो जो शो कर रहा है, एक क्लोज लूप। तो हम एक बार एच को इधर बढ़ाते हैं, इसे कहते हैं कि हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, फिर हम एच को इधर ले जाते हैं, इसे हम कहते हैं डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो जब आप फिर से आप उसको एच को घटाते हो, फिर एच को इधर बढ़ाते हो, तो जो आप ये बार बार एच को लेफ्ट राइट यानी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, तो जो बी होता है वो कैसा रास्ता फॉलो करता है, वो रास्ता ऐसा फॉलो करता है, इस तरह से करता है, फिर यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, इस तरह से एक लूप को वो ट्रेस करना शुरू कर देता है। और इस लूप को क्या नाम देते हैं, इस लूप को हम नाम देते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ओके, सो जस्ट देख लें और क्या लिखा है। तो इफ H इज अगेन मैग्नेटाइज, द मैग्नेटाइजिंग कर्व बी कंप्लीटेड अ क्लोज लूप, ACDEFGA उस पूरे क्लोज लूप का नाम है, डायग्राम देख लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड द हिस्टैरिसीस लूप and due to cycle of magnetization and demagnetization the energy loss is observed। जाहिर सी बात है, मटेरियल एक बार सारे एटम अपने आप को ऐसे ओरिएंट करते हैं, फिर ऐसे ओरिएंट करते हैं, फिर ऐसे ओरिएंट करते हैं, तो ये जो दाएं बाएं रीओरिएंटेशन हो रहा है, तो एक तरह से फ्रिक्शन वाला भी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है।
और उस लॉस को हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। अगर हम सोचना चाहें कि हिस्टैरिसीस लॉस कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो हिस्टैरिसीस लूप है, जो ये आपका लूप है, इसका जो एरिया होता है, जैसे ये एरिया है, अगर आप इस एरिया को निकाल लोगे तो ये जो एरिया होता है ये इस हिस्टैरिसीस प्रोसेस में जो लॉस हुआ है एनर्जी का, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में, भाई जाहिर सी बात है, मैग्नेटाइज कर रहे हो तो एनर्जी दे रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो तो एनर्जी ले रहे हो। तो इस तरह से जो लेन देन चल रहा है, एटम अपने आप को रीओरिएंट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एक तरह से एनर्जी का लॉस हो जाता है। इट्स नॉट अ वेरी वेरी एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस। तो इस लॉस को हम क्या नाम देते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टैरिसीस एंड रिलेटेड इश्यूज। Okay, so next lecture will be about the हिस्टैरिसीस लूप, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसके बेसिस पर हम हिस्टैरिसीस लूप को देख करके हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि से अपने पास कोई एलिमेंट आया, मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट दिया और आप कह रहे हो बताइए सर ये जो एलिमेंट हमने लिया है इससे हम परमानेंट मैग्नेट बनाएं कि ट्रांसफार्मर कोर बनाएं कि इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए, क्या बनाए? तो मैं कहूँगा रुक जाओ, पहले मुझे इसका हिस्टैरिसीस लूप देखने दो, फिर मैं बताऊँगा आपको। तो आखिर हिस्टैरिसीस लूप को देख करके हम ये निर्णय कैसे ले सकते हैं, हिस्टैरिसीस लूप से हम ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो एक परमानेंट बनने के लिए सुटेबल है कि ट्रांसफार्मर कोर बनने के लिए सुटेबल है या और किसी काम के लिए सुटेबल है। तो उसका निर्णय हम उस हिस्टैरिसीस लूप के शेप, उसके एरिया, उसकी रिटेंटिविटी, उसकी कोरिसिविटी, उसके स्मॉलनेस, लार्जनेस, लेंथ वाइज सबको देख करके बता सकते हैं। तो दैट विल बी द आवर टॉपिक इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।